हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती के लिए हम एक मैथ की बुक चालू कर चुके हैं, जो कि सिर्फ उतना ही सिलेबस है जितना कि उसमें चाहिए, है ना। और उसी लेवल पर है जो उसका लेवल है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, कुछ अपनी तरफ से जोड़े हुए क्वेश्चन भी हैं, बस तरीका वही है उनको करने का और लेवल वही है। यानी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती जो इसमें आने वाली है 52,000 के आसपास, उसको तैयारी करने के लिए जितने भी बच्चे हैं वो इसको अगर सोल्व करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो भाई इस पर पहले हम 2 क्लास डाल चुके हैं, आज हमारी 3rd क्लास होने वाली है। नंबर सिस्टम हम उसका चैप्टर चालू कर चुके हैं। आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। सुनो क्या कह रहा है। 999999 को डिवाइड करना है 111 यानी 111, इसका मान कितना होगा। सुनो, यानी डिवाइड तो कोई भी कर सकता है, हुआ कि पूछना क्या चाह रहा है ना भाई। डिवाइड तो कोई भी कर सकता, पूछना क्या चाह रहा है। सुनो जरा, 99999 को डिवाइड करना है हमें किससे, 111 से डिवाइड करना है। डिवाइड तो कोई भी कर सकता। सुनो जरा थोड़ी सी, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे भी गलती कर रहे होंगे। कैसे, सुनो, यहाँ तुम्हें पता है 111 लिखा है, यानी 9 बार तो टेबल पढ़ सकता हूँ, यानी हो जाएगा 999, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, 9 उतारोगे। अब क्या 111 से 9 जा सकता है? नहीं, तो एक 0 बढ़ाओगे, फिर एक 9 उतारोगे। क्या अब 111 से 9 जा सकता है? नहीं, फिर एक और 0 बढ़ाओगे, अब एक और 9 उतारोगे। क्या अब 111 से ही जा सकता है? हाँ जी, कितनी बार? 9 बार जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा 9009 आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे 9009, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। सुनो, वह छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या जिसे अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 81 में गुणा करने पर एक परिमेय संख्या मिलेगी। सुनो, क्या वैल्यू दे रखी है? अपरिमेय संख्या दे रखी है हमको क्यूब रूट ऑफ 81, और हमसे कहा है कि इसमें ऐसे किससे गुणा करी जाए कि हमको एक परिमेय संख्या मिल जाए। परिमेय संख्या का मतलब है कि ये अंडर रूट से बाहर आ जाए। सुनो जरा, अंडर रूट से बाहर करने के लिए इसका क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3, यानी अंदर से 3 के फैक्टर यानी जोड़े बनेंगे। जब तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, अंदर से 3 के जोड़े बनते हैं, और ये हो जाएगा 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है, यानी 4 बार 3 को लिख सकते हो। अब मैं देख रहा हूं तो अंदर से एक तो जोड़ा बन गया, एक तो जोड़ा बन गया। कितने 3 की कमी और पड़ रही है? तुम कह रहे हो 2 3 की कमी और पड़ रही है ना। या तो 2 3 को, या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर एक और काम कर सकते हो, ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू 9, है ना। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि भाई मुझे एक यहां से 3 के जोड़े बनाने, 3 के जोड़े बनाने, मेरे पास 2 हैं, तो मुझे एक 9 और चाहिए। क्या चाहिए? एक 9 और चाहिए, एक 9 और चाहिए। तब क्या होगा, 3 के जोड़े बन जाएंगे और 9 बाहर आ जाएगा, तब मुझे एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। यानी इसमें मुझे कुल मिलाकर के क्यूब रूट ऑफ 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऑप्शन पर नजर मारेंगे, क्यूब रूट ऑफ 9 कहां पर है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 है। ठीक है, जो बाहर लिखा होता है उसी को बराबर भी रखेंगे। यहाँ पे 2, ऑप्शन सी में 2 दे रखा, तो वो वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। सुनो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 62, 73 और 84 को, यानी जिससे, ठीक है, 62, 62, 63 और 84, 62, 73 यानी 73 और 84, इनको विभाजित करने पर क्रम से 2, 3 और 4 शेषफल बचे। इसमें से 2, इसमें से 3 और इसमें से 4 शेषफल बचे। तो जो शेषफल बच रहा है, मैंने बताया जो शेषफल बचेगा उसको हटा दो, उसको हटाएंगे। 62 में से 2 चले जाएंगे, 60 बचेंगे। इसमें से हटाएंगे तो कितना बचेगा? 70, और इसमें से हटाएंगे तो कितना बचेगा भाई तुम्हारा? 80। और इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद क्या करते थे, इनका निकालते थे HCF। क्या निकालोगे? HCF निकालोगे। HCF निकालने के लिए सीधी सीधी चीज दिखी तुमको, 10 से चली जाएगी, 10 से चला जाएगा 6 बार, 10 से चला जाएगा 7 बार, 10 से चला जाएगा 8 बार। अब सुनो, अब तीनों संख्याएं किसी एक नंबर से नहीं कटेंगी, क्योंकि 7 सिर्फ अभाज्य संख्या मिलेगी, 7 सिर्फ 7 कटेल में आएगा, तो यानी इनका HCF मिल गया 10। तो 10 वो संख्या है, जब मैं इनको अलग अलग डिवाइड करूंगा तो 2, 3 और 4 शेषफल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 43 का 10, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या कह रहा है, मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए, और क्वेश्चन ने कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित नहीं है। सुनो, अब तक तुमने देखे थे भाई 9 से विभाजित, 11 से विभाजित और 3 से विभाजित, 3 नियम देख लिए। अब देख लेते हैं 99 से विभाजित का नियम।
है ना। हमें बताने कौन सी डिवाइडेबल नहीं है, तो पहले देख लेते कौन कौन सी विभाजित है। तो 99 से अगर विभाजित संख्या ढूंढनी तो क्या करेंगे, 9 और 11 से विभाजित संख्या ढूंढनी पड़ेगी। जो 9 और 11 से विभाजित होगी वो 99 से विभाजित होगी, ठीक है, वो हमको चेक करनी है। सुनो जरा, तो सबसे पहले लगाते हैं 9 का नियम, क्योंकि कई बार आंसर ऐसे ही मिल जाते हैं। 9 का नियम लगाएंगे। 9 का नियम क्या कहता है, सारे अंकों को जोड़ो और वो 9 के टेबल में आना चाहिए। सुनो, 4 और 4 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और कितने हो गए 5, 13 5 कितने हो गए भाई 18, यानी ये तो चला जाएगा, इनको जोड़ करके 18, 18 तो 9 के टेबल में आता है, यानी ये हो जाएगा। यहां देखते हैं 4 और 5 9, 9 और 6 कितने होते हैं भाई 11, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 3 18, यानी इसको भी जोड़ करके 18 आ रहा, यानी ये भी 9 से चला जाएगा। अब इसमें देखते हैं 9 3 12, 12 5 17, 17 और 1 18, 18 3 21, 21 और 4 25, 25 और 2 कितने होते हैं 27, यानी ये भी 9 के टेबल में आता है ना। आगे चलते हैं 8 3 11, 11 3 14, 14 4 कितने होते हैं 18, 18 और 7 कितने होते हैं 25, 25 और 1 26, यानी ये आ रहा है 26। कितना आ रहा है 26। क्या ये 9 के टेबल में आता है 26? नहीं आता, यानी ये वो संख्या है जो 99 से डिवाइड यानी विभाजित नहीं होगी। 11 का नियम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या कह रहा है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित यानी सदैव विभाजित रहेगी। सुनो जरा, हमको एक इक्वेशन दे रखी है, n इंटू एन प्लस 2 से स्टार्ट है 1 से स्टार्ट है 1 से स्टार्ट है, n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और इंटू एन प्लस 3। ये बताना है कि ये बड़ी से बड़ी हमेशा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। अब वो हमेशा कहना चाह रहा है, इसका मतलब है कि n की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, 1 से लेकर के 100 मतलब 1000 तक कुछ भी रखो, वो कौन सी संख्या है जिससे ये हमेशा विभाजित होगी, डिवाइडेबल होगी। सुनो, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को पता करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, n की सबसे कम वैल्यू n बराबर 1 रख दो, n बराबर 1 रख दो, n बराबर 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, इंटू 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इंटू 1 और 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इंटू 1 और 3 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखो एक की तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 चौक 24, यानी 24 वो संख्या है जो n बराबर कुछ भी रख दोगे तो विभाजित हो जाएगी, यानी 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चेक कर लेते हैं। तुम कह रहे हो भाई n बराबर 2 रख के और दिखाओ, चलो n बराबर 2 रख के दिखाते हैं। n बराबर 2 रखोगे तो 2 इंटू n बराबर जब 2 रखोगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इंटू 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, इंटू 2 और 3 कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 5, 2 3 जा 6, यानी 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे कितना हो जाएगा भाई 120, और 120 किससे विभाजित होता है, 24 से विभाजित हो जाएगा। यानी 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, जब n बराबर कुछ भी रखोगे इसमें तब वो संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है भाई, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सुनो जरा, 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो जो टॉपर होते हैं ना, या जो अलग ही दिखते हैं, भीड़ से जो अलग दिखते हैं, वो ऐसे क्वेश्चनों को मुंह जुबानी याद कर लेते हैं। अब मैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा 25 इसका राइट आंसर। ठीक है, वो डायरेक्ट याद कर लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो ऐसी चीजों को डायरेक्ट याद कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीजें डायरेक्ट याद कर लेते हैं। अब जिनको नहीं याद है वो एग्जाम में बैठ गई और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वो किस तरीके से करेंगे, तो भाई लिखनी पड़ेंगी। एक को छोड़ दो, एक को अभाज्य संख्या में नहीं गिनते, तो कहां से स्टार्ट करोगे, 2 3 5 7, फिर 8 9 नहीं होती, 10 11 11 13 17 19, फिर उसके बाद 23 के बाद कितना हो जाएगा हमारा, फिर 23 के बाद 24 25 26 को छोड़ देंगे, 27 28, फिर 29 के बाद 31 के बाद कौन सा आएगा हमारा, 37 के बाद हमारा आएगा 41 43 47, और 47 के बाद कौन सा जाएगा हमारा, 48 49 50 51 51 के 52 53, और उसके बाद 54 55 56 57 छोड़ देंगे, 58 छोड़ देंगे, 59, और उसके बाद 60 61 आ जाएगा, फिर 62 छोड़ देंगे, 63 छोड़ देंगे, 64 छोड़ देंगे, 65 छोड़ देंगे, 66 छोड़ देंगे, 67 छोड़ देंगे, 67 होती है अभाज्य संख्या। और उसके बाद कौन सी आएगी, 68 69 के बाद आएगी हमारी, 69 तो होती है, 70 71 72 नहीं होती है, 73,
और आगे चलते हैं 73 के बाद 74 होती, 74 नहीं होती, 75, 75 भी नहीं होती, 76 भी नहीं होती, 77 भी नहीं होती, 78 भी नहीं होती, 79, और फिर आगे चलते हैं 80 भी नहीं होती, 81 भी नहीं होती, 82 भी नहीं होती, 83 होती है अभाज्य संख्या, 84 नहीं होती है, 85 नहीं होती है, 86 नहीं होती है, 87 भी नहीं होती है, 88 भी नहीं होती, 89 भी नहीं होती, 89 तो होती है, 89 अभाज्य संख्या होती है, 90 छोड़ देंगे, 90 क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है, 91 को ले लेंगे, 91 को ले लेंगे, 91 नहीं, 91 नहीं लेंगे, 13 सत्ते 91 में, और 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। फिर 98, 99 और फिर उसका 100 आ जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे, काउंट करना पड़ेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं, 25 वो संख्याएं हैं। इस चीज को डायरेक्ट याद कर लेना है ना, एग्जाम में इतना टाइम कहाँ दोगे भाई, यहाँ तो हमने सीख रहे हैं, समझ लिया इसलिए टाइम दे दिया, एग्जाम में इतना टाइम कहाँ दोगे, तो ये चीजें डायरेक्ट याद करने वाली होती है। तो 25 देखते हैं भाई ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47, देखो क्या कह रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस यहां से लेकर के 100 तक जाना है, यानी कि वो कह रहा है 1 + 2 + ऐसे करके 100 तक संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। और आगे कह रहा है अगर इसको 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। सुनो जरा, यानी पहले तो मुझे पता लगाना पड़ेगा 1 से लेकर 100 तक कितना योगफल आएगा, तो उसका लिए मैं तुमको बता रखा है, पहला और लास्ट वाला दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 101, 101, उसका आधा इनटू कितने नंबर है भाई, 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर होते हैं, 100 ही होते हैं, ये आ जाएगा इनका योगफल। क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। अब वो कह रहा है इस योगफल, पहले चलो योगफल निकालो, 2 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 0, 5 एकम 5 ऐसी का ऐसी आ जाएगा, और फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 एकम 5, यानी वो ये सारे सबको जोड़ करके 5050 आंसर आ गया, योगफल आ गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि यदि इस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, इस संख्या को अगर 8 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल मिलेगा। सुनो डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 8 6 48, यहां से बचेगा 2, 8 3 24, यहां से बचेगा 1, और 8 एकम 8, यहां से कितने बचेंगे 2। पॉइंट ऑफ आंसर नहीं लाना क्योंकि 2 रिमाइंडर बचाना, शेषफल बचाना, तो कितना शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। सुनो जरा 48 क्या कह रहा है, 300 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, 10 विज्ञान पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं पढ़ते हैं, ओके। यदि कक्षा में या तो हिंदी या फिर विज्ञान लेना अनिवार्य है, ओके, तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने हिंदी लिया है परंतु विज्ञान नहीं, यानी ऐसे स्टूडेंटों की संख्या बतानी जिनके पास हिंदी है, साइंस नहीं है। सुनो जरा क्वेश्चन ने क्या कहा है, टोटल उस विद्यालय में बच्चों की संख्या है, यानी विद्यार्थियों की संख्या है 300, इसमें से 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं, यानी कितने हैं, 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं। सुनो, यानी ये हो गए साइंस पढ़ने वाले, और इसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। साइंस प्लस हिंदी ये दोनों वाले हैं, साइंस प्लस हिंदी। 10 बच्चे ऐसे हैं, क्या कह रहा है, 10 विज्ञान पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं, यानी 10 बच्चे इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें से यानी 10 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। अब बचे हुए बच्चे क्या होंगे, देखो अब ये वाले कौन से बच्चे हैं, ये जो साइंस और हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं, ये वाले वो बच्चे होंगे जो सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं। तो जो बचे हुए बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं, 150 बच्चे, 150 बच्चे सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है भाई, 150 है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, मैंने आगे सामने ऑप्शन लिख दिए हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 12, 18 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में तो 4 शेषफल बचता है, ठीक है। और यदि जब इसको 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है, यानी वो जो संख्या है वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। जब कोई शेषफल नहीं बच रहा तो यानी इसका मतलब है वो 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब सुनो जरा, यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो संख्या दे रखी है, अब क्या करेंगे, सारे ऑप्शनों में चेक कर लेंगे कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा।
सबको 7 से विभाजित करके डिवाइड करके चेक करेंगे। सुनो जरा, जब मैंने 7 से इसको डिवाइड करा तो कितना मिलेगा, 7 या 21, यहां से बचेगा 5, यहां से हो जाएगा 7 7 49 प्लस 1 बच रहा है ना, यानी शेषफल कुछ बचना ही नहीं चाहिए। 7 से जब इसको काटा तो क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यहां से 1 बचेगा, 7 दूनी 14, यहां से कोई शेषफल नहीं बच रहा, यानी आंसर तो यही है ना, आंसर तो यही है। वेरीफाई और कर लेता, आगे और चेक कर लो चाहे तो। 7 से काटोगे 7 6 42, यहां से बचेंगे 6 और 7 8 56 प्लस 4 शेषफल बच रहा है यहाँ भी। और जब 7 से इसको काटोगे तो कितनी बच जाएगा, 7 7 49, यहां से कितना बचेगा भाई 6 और 7 8 56 और कितना बचेगा यहाँ से 6 और 7 8 56 और प्लस का कितना बचेगा 4, यानी लगभग यहाँ से भी 4 शेषफल बचेगा। तो एक ही संख्या मिली मुझको जो पूरी तरह से 7 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा। ऑप्शन बी यानी 364 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई 50। सुनो जरा क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, सामने मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 ने कहा है 19596 के आसपास यानी सबसे करीब वो कौन सी दो संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमको पता करना है। अब 9 से विभाजित है इसका मतलब है वो 9 के टेबल में, 9 का नियम हमको बताए कि सभी संख्या को अंकों को जोड़ो और 9 के टेबल में आनी चाहिए। ठीक है, देख इसको जोड़ते हैं, जब देखते हैं क्या रहा है, 10 4 और 6 कितने होते हैं भाई 10, 10 और 5 कितने होते हैं 15, 15 और 9 कितने होते हैं 24 और 1 25, यानी ये तो 9 से नहीं जा रहा तो इसको छोड़ देंगे। अगला ऑप्शन पे चलते हैं, 1 और 1 2, 2 और 6 कितने होते हैं 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, ये 9 से चला जाएगा क्योंकि 18 9 के टेबल में आता है। 5 और 12 17 और 5 और 7 12, 12 5 17, 17 और 9 कितने होते हैं भाई हमारे 26, 26 और 1 27, यानी दोनों संख्याएं 9 से जा रही, यानी ये हो सकती है ना, ये हो सकती है। आगे चलते हैं, 9 और 5 14, 14 और 9 कितने होते हैं भाई हमारे 9 और 5 14, 14 और 23, 23 और 1 24, यानी ये 9 से नहीं जाएगी। 9 5 14, 14 9 23, 23 और 1 24, ये नहीं जाएगी। आगे चलते हैं, 3 और 9 12, 12 5 कितने होते हैं भाई 12 5 17, 17 और 1 26, 26 और 1 27, ये 9 से चली जाएगी। 2 और 4 6 कितने होते हैं 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, ये भी 9 से जा रही है, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों 9 से जा रहे हैं। तो अब हमें पढ़नी पड़ेगी उसकी दूसरी वाली लाइन, क्या कह रहा है वो, दूसरे लाइन में कहा है कि इसके करीब सबसे करीब वो दो संख्याएं ढूंढने। तो इसके आसपास देखो ये कितना लिखा हुआ है 19,596, 19,596, ये क्या लिखा हुआ है 19,611, 19,576, ठीक है, और यहां लिखा हुआ 19,593, 19,602। देखो 19,596, 19,593, यानी 96 और 93 इन दोनों में फर्क है 3 का, यानी ये वाली ज्यादा करीब है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करीब भी पूछी है, 9 से विभाजित होने के साथ साथ करीब भी पूछी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को। देखो क्या कह रहा है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 476 से विभाजित हो। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात करता हूं तो कौन सी होगी, सुनो जरा। 1 के आगे कितनी जीरो लगा दोगे, 4 जीरो लगा दोगे, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब वो कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या है 5 अंकों की सबसे छोटी तो 476 से विभाजित हो। तो इस टाइप के सुनो क्या करते हैं, 5 अंकों की तुमने सबसे छोटी संख्या मान ली 10,000, ये मान ली। अब इसको 476 से विभाजित करना चालू करो, 476 से 476 से डिवाइड करना चालू करो। कितनी बार काट सकते हो भाई, तुम इसको काट सकते हो 2 बार, है ना। 2 छिक्के 12 का 2 हासिल गया 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल गया 1, और 2 चौके 8 और 1 9। यहां से माइनस करो कितनी बार चला जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचे, और यहां से देखो 9 में से 5 जाएंगे 4 बचे, और 9 में से 9 गया तो 0 बची, 1 0 और उतार लोगे। 476 यहां बच रहा है हमारा 480, तो यानी एक बार जा सकता है 476 आ जाएगा। अब क्या करोगे भाई, 4 से शेषफल बच रहा है। सुनो जरा, अब 2 कंडीशन होती हैं, सुनो 2 कंडीशन क्या, जब तुमसे पूछेगा, अब यहां पे पूछा छोटी से छोटी, तब क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, जो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो, और जो तुम्हारे पास शेषफल बचा है। यानी इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि कितने की कमी रह गई, हमने जो संख्या मानी उसे मानने में कितने की कमी रह गई। तो कितने की डिफरेंस देख पा रहे हो, तुम कह रहे हो 472 की कमी रह गई, 472 की कमी रह गई। अब जो कमी रही है उसको पूरा करना पड़ेगा, है ना, जब भी तो वो संख्या मिलेगी। जो कमी रही है उसको पूरा करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा हमारी वाली संख्या किसमें 10,000 में।
10,000 में इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 27401। 10,472 वो संख्या है जिसको 476 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 51 का हम देखते हैं ऑप्शन में 10,472, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 6709 में जोड़ने पर वो प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या संख्या है? 6709 में जोड़ने पर यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 9 का डिवाइडेबल नियम आपको पता है, सभी अंकों को जोड़ो और 9 के टेबल में आना चाहिए। 9 और 7 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, लेकिन 22 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, 22 9 के टेबल में नहीं आता। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा वह छोटी से छोटी संख्या इसमें क्या जोड़ी जाए कि 9 से विभाजित हो जाए। अब तुम देख रहे हो अगर इसमें कम से कम 5 जोड़ोगे तो तुमको मिलेगा 27, कम से कम 5 जोड़ने पर 27 मिल जाएगा और 27 9 के टेबल में आता है, तो यानी इसमें कम से कम 5 तो जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है तो संख्या ज्ञात करनी है। सुनो जरा, क्वेश्चन अच्छा है। हमने माना वो धनात्मक संख्या x मान ली, ठीक है। पहली लाइन कह रहा किसी धनात्मक संख्या का 5 गुना, ठीक है, उसी संख्या के वर्ग के 2 गुने, ठीक है, उसी संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। कम है तो माइनस करना पड़ेगा और आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से आ गए या तो तुम इसके द्विघात समीकरण को सोल्व कर लो, ठीक है, एक तो तरीका ये है, वरना दूसरा तरीका मैं तुमको बताता हूं, जो ऑप्शन तुमको दे रखे हैं उनको नंबर वारी से पुट करना चालू करो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। सुनो, पहला ऑप्शन दे रखा 3, अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूं तो 3 3 5 से 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 में से 3 चले जाएंगे तो 15 आ जाएगा, यानी 15 बराबर 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर। कई बार पहला भी मिल जाता, कई बार दूसरा भी मिल जाता, लेकिन आसानी से जल्द हो जाते हैं ये सवाल। जो कंडीशन दे रखी है उस पर एक इक्वेशन बनाओ और फिर ऑप्शन पुट करने चालू करो, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। देखो सामने मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, यदि a तथा b दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन हमारे उसको वेरीफाई करता है। अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। सुनो जरा, पहले एक रिलेशन ढूंढ लेते हैं a और b में। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ ही नहीं सकता, अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं तो, है ना भाई, अलग अलग हैं। मान लो तुमने इसका 2 लिया और पहले वाले को 1 ले लिया, 1 और 2, 2 और 1 ले लो, तो जब भी कम से कम 2 तो आएगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 तो आ नहीं सकता, यानी ऑप्शन डी तो है नहीं। अब सुनो जरा क्या होता है, हमने माना भाई, क्या मानो कि कोई ऐसी संख्या मानो जो अंडर रूट से बाहर भी आ जाए। जैसे मान लो, चलो ये वाली, ये कोई कंडीशन लिखी हुई है अंडर रूट में और इधर 2 अंडर रूट चढ़े हुए हैं इंडिविजुअल, ये प्लस है और आपस में यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शनों में प्लस प्लस है। अब मैंने मान लिया यहाँ पे 9 है और यहाँ पे काम करा 4 मान लिया। जब अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3 और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है भाई 2, दोनों को जोड़ा तो 5 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 5 आ रहा है। अब जो यहाँ पे रखे हैं वो यहाँ पे रखनी पड़ेंगी, यानी 9 और 3, यानी ये हो रहा है अंडर रूट में 13। अब अंडर रूट 13 कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच की वैल्यू है, 3 और 4 के बीच की वैल्यू है ना, क्योंकि भाई अंडर 4 का देखता हूं तो अंडर रूट 16 की वैल्यू होती है, 3 को देखता हूं तो अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं ये किसकी वैल्यू है भाई, 3 और 4 के बीच की वैल्यू है। यहां आ रहा है 5, यहां आ रहा 3 और 4 के बीच, तो कौन सी बड़ी है, तुम कह रहे हो ये वाली बड़ी है, यानी ये बड़ा होता है। यानी एक कंडीशन हम समझ गए कि भाई किसी भी दो संख्याओं का अलग अलग वर्गमूल दोनों संख्याओं के एक साथ वर्गमूल से ज्यादा होता है। अब इसमें देखो, दोनों संख्याओं का वर्गमूल ज्यादा है दोनों के अलग अलग से, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों संख्याओं का वर्गमूल बराबर है दोनों संख्याओं के अलग अलग वर्गमूल के, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों संख्याओं के वर्गमूल छोटा है दोनों संख्याओं के वर्गमूल के अलग अलग से, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। तो क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन मैंने सामने लिख दिए पहली सी। क्या कह रहा है, यदि a तथा b दोनों विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं भाई, जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि 1 3 5 9 13 15, ये सारी विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो सके, ठीक है, विषम संख्याएं हैं।
तो इनमें से कौन सा सम आएगा, इनको सॉल्व करने के बाद कौन सा सम आएगा, यानी ऐसी संख्या आएगी जो 2 से डिवाइड होगी। सुनो जरा, जब हम देखते हैं, जब मान लो इसकी जगह 1 रख दो, इसकी जगह 3 रखो, तो यहां देखते हैं 1 3 और 1 इंटू 3, तो देखो 1 और 3 4 और 4 और 3 कितने होते हैं 7, यानी 7 तो 2 से डिवाइडेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां रखो 1, यहां रखो 3 और यहां -1 कर दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां कितना बचेगा 3, ये 3 भी 2 से डिवाइडेबल नहीं है ना। अब आगे देखो, यहां रखोगे कितना 1 + 3 + 1, तो 1 और 3 कितना होगा 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, ये भी 2 के टेबल में नहीं आता है। आगे चलते हैं, बचा यही आंसर होगा। मान लो यहां रखा 1, यहां रखा 3 + 2 × 1 2 × 1 × 3, 1 और 3 कितना हो गया 4 + 2 3 का कितना हो गया 6, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 10 2 के टेबल में आता है। अब 1 और 3 क्यों लिए, 1 और 3 मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये दो सबसे छोटी विषम संख्याएं हैं, है ना। आप कोई सी भी रख करके, कोई सी वैल्यू रख करके देख लोगे, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर आएगा। हमें बताना था कौन सा सोल्व करने के बाद सम संख्या आएगी, तो सम संख्या सिर्फ ऑप्शन डी को सोल्व करने के बाद मिलेगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, समांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योगफल 390 है, यदि तीसरी संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। सुनो जरा किस तरीके से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। हमें बताया 10 संख्याओं का योगफल 390 दे रखा है, और इसमें जो है हमको तीसरी नंबर यानी थर्ड नंबर का जो टर्म है वो 19 दे रखा है, और हमसे पहला नंबर पूछा है। सुनो जरा किस तरीके से करने वाले हैं। समांतर श्रेणी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, 1 2, मतलब इस तरीके से चलती है, यानी जिनके बीच में डिफरेंस सेम हो, यानी ये से चल सकती है 1 4 7 10, डिफरेंस सेम होना चाहिए। समांतर श्रेणी समान अंतर है उनमें। सुनो जरा, इस टाइप के क्वेश्चन में हम 2 फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। 2 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। पहला फॉर्मूला तो यूज करेंगे हम कि टोटल समांतर श्रेणी के कुल पदों का जब योगफल निकालते हैं, क्योंकि हमको योगफल दे रखा है। योगफल का फॉर्मूला होता है यानी SN यानी सभी नंबरों का सम = n/2। क्या होता है भाई, n/2 और ब्रैकेट में a + n-1 × d। ठीक है, ये सभी संख्याओं के यानी जितने भी समांतर श्रेणी हैं उसमें जितने भी संख्याएं हैं उनका योगफल का फॉर्मूला होता है। सुनो जरा, जब हमें पता है कि भाई तीन सारी संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 390 दे रखा है, = n यानी कितनी संख्याएं हैं 10 संख्याएं हैं, तो 10 रख दोगे 10/2, और अंदर देखो a + a ऐसे रहता है। a क्या होता है, a होता है किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद। ठीक है, यानी इसको रख दोगे a + n कितने हैं भाई 10 है तुम्हारे, -1 कर दोगे। d क्या होता है, d होता है डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन में ना हमको डिफरेंस पता है ना पहला पद पता है, तो दोनों को ऐसी का ऐसी रख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे ये भी कट जाएगा, 5 7 35, यहाँ से कितना बचेगा 4, 5 8 40 बराबर a + यहाँ कितना बचेगा 9d। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। सिर्फ कुछ नहीं करा, फॉर्मूला रख के अभी वैल्यू पुट करिए, 1-2 लाइन करिए। ठीक है, उसके बाद हमको एक टर्म भी दे रखा, तीसरा टर्म भी दे रखा है ना, तो उसमें क्या करते हैं tn पद यानी कोई सा भी पद निकालना हो, जैसे हमें तीसरा पद निकालना तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, a + n-1 × d, n-1 × d, ये इसका भी फॉर्मूला होता है। कोई सा भी टर्म तुमको निकालने के लिए कहे इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। सुनो अब हमसे तीसरा कहा तो n = 3 रख दोगे, यानी t3 = a हमें पता नहीं है, और 3 - 1 करोगे तो 2 हो जाएगा × d। t3 की यानी तीसरा टर्म कितना दे रखा 19 दे रखा, यानी 19 बराबर हो जाएगा a + 2d के। अब ये समीकरण आ गई 2। ठीक है, अब तुम्हारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। क्वेश्चन में हमसे पूछा पहला पद यानी a की वैल्यू पूछी है ना। जब a की वैल्यू पूछी है तो यानी d खत्म करना पड़ेगा। अब d खत्म करने के लिए दोनों बराबर करने पड़ेंगे। सुनो क्या करें, यहाँ पे d की वैल्यू 9 है, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, जब तुम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पूरे में मल्टीप्लाई होगी, जब पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना आएगा 2 8 16 का 6 हासिल करेगा, 2 7 14 और 1 15 यानी 156 बराबर 2a + 2 9 18d। ठीक है, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी करोगे, 9 की 9 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 171 = 9a + के 18d। ठीक है, अब क्या करोगे भाई
इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो देखो बराबर के इधर क्या 156 इजिकल टू 2a प्लस 18d। इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा सुनो जरा, 11 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 5, 6 में से कितना चला जाएगा भाई तुम्हारा 5 चला जाएगा तो बचेगा 1 बराबर 18d से 18d कैंसिल हो जाएगा। 9 में से सुनो जरा यहाँ पे क्या करा है हमने, कहीं ना तो मल्टीप्लाई करनी भूल गए हैं। n/2 इजिकल टू 2a होता है भाई, ये 2a हो जाएगा, ये फॉर्मूले में 2a होता है। n/2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। जब ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 4 हो जाएगा। सॉरी इसके लिए थोड़ा सा ये 2 होता है तो ये 4 हो जाएगा। जब ये 4 हो जाएगा तो यहाँ से 4 माइनस करोगे, जब 9 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 5a, 5 से काटोगे तो कट जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी पहला पद आ जाएगा 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, सुनो जरा क्वेश्चन ने क्या कहा था। क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि भाई 10 संख्याओं का योगफल 390 है और तीसरा टर्म में जो है 19 है, पहला टर्म हमको बताना है। सुनो जरा, यानी पहला संख्या हमको बतानी है। पहले मैंने देखा भाई संख्याओं का योगफल दे रखा, योगफल वाला फॉर्मूला लगा दिया। समांतर श्रेणी के योगफलों का फॉर्मूला होता है SN इजिकल टू n/2 प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से वैल्यू पुट करिए, एक समीकरण बन गई, ठीक है, ये वाली समीकरण। फिर मैंने देखा भाई तीसरा टर्म में दे रखा था तो टर्म वाली फॉर्मूला रख दिया, Tn इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसको रखा तो यहाँ पे भी एक समीकरण बन गई, यहीं पे 2 लाइन में समीकरण बन गई। फिर मैंने देखा भाई मुझे पूछा पहला पद, तो पहला पद के लिए क्या करना पड़ेगा, डी खत्म करना पड़ेगा। अगर अंतर पूछता तो a खत्म करता, तो डी खत्म करने के लिए क्या करा भाई 2 की मल्टीप्लाई इस वाले में कर दी और इस वाले में 9 की मल्टीप्लाई कर दी, दोनों को आपस में माइनस कर दिया तो आ गया a की वैल्यू आ गई 3। तो ऑप्शन में देखते हैं 3, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को देखें क्या कह रहा। यदि एक बच्चे को 3 टॉफियां दी जाती हैं तो 5 टॉफियां बच जाएंगी, और यदि एक बच्चे को 4 टॉफियां दी जाती हैं तो 10 बच्चे बच जाते हैं। बांटी जाने वाली टॉफियों की संख्या कितनी है। सुनो जरा, हम क्या करेंगे, एक तरफ हमने मान लिया बच्चे, क्या मान लिया भाई बच्चे, और एक तरफ मान लिया हमने टॉफियां, क्या मान ली टॉफियां। सुनो जरा, बच्चों की संख्या मान ली x और टॉफियों की संख्या मान ली y, माननी पड़ेगी क्योंकि दोनों की पता नहीं है। अब पहली कंडीशन कह रहा है कि यदि एक बच्चे को 3-3 टॉफी दी जाए, यानी हर एक बच्चे को अगर 3-3 टॉफी दोगे तो 5 टॉफियां बच जाएंगी, यानी जो टोटल टॉफियां हैं उसमें इन बांटी गई टॉफियों में से 5 टॉफियां बच जाएंगी, यानी +5 बच गई, +5 टॉफियां बच गई। इतना समझ में आया। अब दूसरी कंडीशन, यानी इसको पहले सही से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x, इसको उठा करके तो ले आओ माइनस का y इजिकल टू, इसको उठा करके तो ले जाओ माइनस का 5, है ना। x y एक तरफ कर ली, संख्या एक तरफ कर ली, इसे समीकरण मान लेंगे 1। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि हर एक बच्चे को 4-4 टॉफी दी जाए, हर एक बच्चे को अगर तुम 4-4 टॉफी दोगे, x बच्चे हैं, हर एक बच्चे को अगर 4-4 टॉफी दोगे, टॉफियां तो उतनी ही है y, टॉफियां तो y हैं, तो 10 बच्चे बच जाते हैं। 10 बच्चे बच जाते हैं, इसका मतलब टॉफियां तुमको कम पड़ी, टॉफियां कम पड़ी, कम पड़ी का मतलब माइनस, कितनी कम पड़ी हैं, 10 बच्चों के लिए टॉफियां कम पड़ी हैं, और हर एक बच्चे को कितनी दे रहे हो तुम, 4-4 टॉफियां दे रहे हो। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x, इसे उठा करके इधर लेकर आओगे माइनस का y, और इसको उठा करके 10 दाम 40 उधर ले जाओगे तो 40 हो जाएगा। समीकरण हो गई 2। हमें बतानी है बांटी जाने वाली टॉफियों की संख्या, यानी y की वैल्यू इसमें से बतानी है। अब y की वैल्यू बतानी है तो सुनो जरा, जब हमें y की वैल्यू बतानी है, इक्वेशन एक ये रही, y की वैल्यू बतानी तो x की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। x की वैल्यू बराबर करने के लिए सुनो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो एक काम करो, इसमें तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 4 तिया 12x माइनस के 4y और इजिकल टू माइनस के 4 पंजे 20, और नीचे वाले में जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 12x माइनस के 3y और इजिकल टू 120, माइनस कर दूंगा, यानी इसमें से इसको घटा दूंगा, ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की प्लस की हो जाएगी, और ये कैसी है भाई तुम्हारी माइनस की प्लस के तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सुनो जरा, इतना करने के बाद देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 4 में से प्लस के 3 चले जाएंगे तो एक y बचेगा, इजिकल टू माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 140 हो जाएगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 140, यानी बांटी जाने वाली टॉफियों की संख्या कितनी है भाई 140, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या कह रहा है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 2 गुने से 31/4 अधिक है तो वह संख्या क्या है। सुनो जरा, एक संख्या तुमने मान ली x
और उसका व्युत्क्रम मान लिया तुमने 1/x। व्युत्क्रम का मतलब होता है भाई अपोजिट। जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और मैं तुमसे पूछे इसका व्युत्क्रम, तो तुम कहोगे 1/3। 5 लिखा हुआ है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/5। 2/3 लिखा हुआ तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 3/2। यानी पलट जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 2 गुने से 31/4 अधिक है यानी ज्यादा है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब या तो इसको सोल्व करोगे द्विघात समीकरण बननी है, वो थोड़ा सा बड़ा बढ़ जाता है, तो उससे बचने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैंने बता रखा, ऑप्शन उठा लो। अब यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, पहला ऑप्शन दे रखा 7। जब x की वैल्यू तुम 7 रखोगे तो इजिकल टू 7 आ जाएगा। इजिकल टू इधर क्या हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 यानी 2/7 हो जाएगा, प्लस 31/4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके करोगे तो कहीं से कहीं तक तुमको देख रहे हो 7 नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 चौक 28, नीचे 28 आ जाएगा, है ना, बट्टे में ही आएगी। इसको छोड़ देंगे। अगला ऑप्शन उठाओगे 8। अगला ऑप्शन उठाओगे जब 8 मिलेगा, सुनो जरा, अगला ऑप्शन 8 उठाए तो यानी इसकी वैल्यू 8 आ गई, बराबर 1/x यानी 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और प्लस 31/4 हो जाएगा। 2 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, यानी 8 बराबर 1/4, यानी एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, है ना, 4 एलसीएम आ जाएगा। नीचे दोनों सेम है, अब नीचे वाले दोनों सेम है तो ऊपर वाले भी सेम सेम ऐसे आ जाएंगे, यानी 1 + 31। 1 + 31 को क्या लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो भाई, 32 लिख सकते हो। 4 से काटोगे 8 बार कट जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा 8 के, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जल्दी सॉल्व करा जा सकता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सुनो जरा क्या कह रहा, इनमें से कौन सी संख्या xy के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेगी। सुनो जरा, संख्या होगी xy के रूप में, और हमें बताना कौन सा इनमें से जो संख्या वो इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगी। सुनो जरा, xy की रूप में, तो इसका मतलब यानी इसको मान लो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 के रूप में मान लोगे, 1 2 1 2 1 2 के रूप में मान लोगे। ठीक है, अब सुनो जरा, यानी क्या आ रहा, 12 12 12 आ रहा है। अब ये जब भी आता है ना, सुनो, जब भी इस तरीके से रिपीटेड संख्या होती है 1 2 1 2 1 2, तो ये हमेशा एक ही फॉर्मेट में होती है, 1 0 1 0 1 के मल्टीपल के रूप में, इसके मल्टीपल के रूप में होती है। यानी 1 0 1 0 1, यानी जब देखोगे 12 से इसमें गुणा करोगे तो 12 1 12, फिर 12 1 12, फिर 12 1 12, ये इस तरीके से होती है। जैसे मैं बात करता हूं 1 2 1 2, तो ये किस रूप में होती है, ये होती है तुम्हारी 1 0 1 के फॉर्मेट में, 1 0 1 के फॉर्मेट में होती है ना। इसी तरीके से होती है। जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ 12 की बात करता हूं तो ये 1 0 के फॉर्मेट में होती है, आगे 1 नहीं जाएगा, आगे 1 जाएगा ही नहीं, 1 0 के फॉर्मेट में होती है, ये इसी तरीके से होती है। ठीक है, 1 0 नहीं 0 1 0 1 1 के फॉर्मेट में मान लो 12 1 12, तो ये इस तरीके से होती है। यानी अगर 6 बार होती हैं तो इस तरीके से, 4 बार हो रही है तो इस तरीके से, और वो कितनी बार भी दे दे, तुमको क्या लिखना, 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से लिखना है। यानी ये जो नंबर होगा ये 1 0 1 0 1 से डिवाइडेबल होगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सुनो जरा, पहला कथन की बात करते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल हो सकती है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 कहीं इन्फिनिटी तक जाएंगी। ठीक है, सारे जितने भी नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याओं की बात कर लेते हैं, वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, माइनस से लेकर के माइनस के इन्फिनिटी से चलेंगे, जैसे माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, इस तरीके से चलती चली जाएगी, फिर प्लस, फिर 0 आएगा कहीं ना कहीं, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से चलती चली जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, यानी ये बात तो सही है। दूसरी क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं √3, ये भी वास्तविक संख्या है लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, है ना। तो यानी ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा सही नहीं है। और क्वेश्चन ऑप्शन डी को और पढ़ो जब क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है भाई, परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी होती है ना। परिमेय संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी होती है ना। और P/Q के रूप में लिखी हो और Q = नॉट 0 होना चाहिए, Q 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो हमारी होती है, जैसे मान लो 3/2 ये एक परिमेय संख्या है। और जैसे मैं बात करता हूं 5/4 ये भी एक परिमेय संख्या है। सारी कैसी है, परिमेय संख्याएं होती हैं।
अब ऑप्शन डी पर ध्यान दें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। बिल्कुल, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक। देखो, वास्तविक संख्या एक वास्तविक होती है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, वास्तविक होती है। बस क्या होता है, अंडर रूट में तुमने कहीं 11th 12th में अगर किसी के पास मैथ रही होगी तो उसने पढ़ा होगा आई, है ना, आई के साथ। यानी इस तरीके से मत देखो इसको, इस तरीके अंडर रूट में माइनस की संख्या, अंडर रूट में माइनस की संख्या हमारी अवास्तविक होती है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये सारे। तो ऑप्शन बी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज हमारी तीसरी क्लास भी खत्म हो चुकी है नंबर सिस्टम पर, और कल हो सका था इसका चैप्टर इसको खत्म कर दे नंबर सिस्टम पे, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।